कैसे हैं आप लोग? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया को मेरे साथ याद कर लीजिए कि इसका परिभाषा क्या है। ध्यान दीजिए, वह अभिक्रिया, याद करते चलिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बाबू। फिर देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बाबू। चलिए यहाँ तक तो याद हो गया। अब इसका उदाहरण समझिए, ध्यान से समझिए। जैसे देखिए, किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन, कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। ठीक है बाबू। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, आयरन मतलब लोहा के कील को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ध्यान दीजिए, यह क्या करेगा? कॉपर को अलग कर देगा और SO4 के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बना लेगा। ठीक है बाबू। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो यह क्या करेगा बाबू? कॉपर को अलग कर देगा और SO4 के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बना लेगा। ठीक है। क्यों ऐसा होता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, ये जो आयरन है, आयरन ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आयरन क्या है बाबू? कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए यह क्या किया? कॉपर को विस्थापित कर दिया और SO4 के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बना लिया। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए। देखिए बाबू, एक कॉपर का एक प्लेट लीजिए। ठीक है। कॉपर के प्लेट को जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है, कॉपर के प्लेट को जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है तो सिल्वर को क्या करता है बाबू? अलग कर देता है। सिल्वर को क्या करता है? अलग कर देता है। और देखिए, कॉपर जो है NO3 के साथ अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट बना लिया। ध्यान से समझिएगा बाबू, NO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या किया? ये कॉपर नाइट्रेट बना लिया। ठीक है। और सिल्वर को अलग कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? समझिए ध्यान से बाबू। यहाँ पर देखिए, कॉपर जो है सिल्वर के अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। यहाँ पर कॉपर जो है सिल्वर के अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इसीलिए जब कॉपर का कोई प्लेट सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाले तो सिल्वर को क्या किया? अलग कर दिया और नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट बना लिया। ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए। जिंक का एक टुकड़ा जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, जिंक का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या करता है बाबू? कॉपर को अलग कर देता है और SO4 यानी सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बना लेता है। ध्यान दीजिए, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का एक टुकड़ा डाला जाता है तो कॉपर को अलग कर देता है और ये दोनों अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेता है। ठीक है बाबू। यहाँ पर भी जिंक जो है कॉपर के अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। यहाँ पर जिंक कॉपर के अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इसीलिए जब जिंक के टुकड़ा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले तो कॉपर को अलग किया और जिंक सल्फेट बना लिया। ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बी क्या है बाबू? कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिकों से विस्थापन। कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिकों से विस्थापन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में जब क्लोरीन गैस प्रभावित किया जाता है, सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में जब क्लोरीन गैस प्रभावित किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनते हैं। ठीक है बाबू। देखिए, यही विलयन में ब्रोमीन को अलग हो जाने के कारण यह किस कलर का हो जाता है? भूरा कलर का। ठीक है बाबू। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनते हैं। ठीक है बाबू, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, पोटासियम आयोडाइड के विलयन में जब क्लोरीन गैस प्रभावित किया जाता है, पोटासियम आयोडाइड के विलयन में जब क्लोरीन गैस प्रभावित किया जाता है तो पोटासियम क्लोराइड और आयोडीन बनते हैं। पोटासियम क्लोराइड और आयोडीन बनते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसका सी देखिए बाबू, क्रियाशील अधातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। क्रियाशील अधातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए
H2SO4 ये क्या है बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में जब हम लोग जिंक का टुकड़ा डालेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में जब हम लोग जिंक का टुकड़ा डालेंगे तो ध्यान दीजिए बाबू, ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा और यह क्या करेगा, जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेगा। ठीक है बाबू, जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में, ध्यान दीजिए, जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में जिंक का टुकड़ा डालेंगे तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा और जिंक सल्फेट अलग हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्या होगा, विलयन से जिंक सल्फेट अलग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हाइड्रोक्लोरिक के अम्ल के विलयन में जब जिंक का टुकड़ा डाला जाता है तब क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है और जिंक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बना देता है। ठीक है बाबू, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो लीजिए। अब हम इसका आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बाबू, ये तो था एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग देखते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एकदम वीडियो के साथ डटे रहिए आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बाबू, देखिए इसका परिभाषा, इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बाबू, इसका उदाहरण समझिए, देखिए ध्यान से, जैसे देखिए XY प्लस में AB, ये कैसे अभिक्रिया करेगा, ध्यान से समझिए। ये शुरू वाला इस लास्ट वाला के साथ, ठीक है, तो XB, ध्यान दीजिए, शुरू इधर से लास्ट, इधर से शुरू तो इधर से लास्ट, ध्यान दीजिए इसके साथ। अब बचा कौन, तो Y, इसका लास्ट इसका शुरू, तो AY। ठीक है बाबू, चलिए इसमें भी वही अभिक्रिया होगा, ध्यान समझिए। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है बाबू, और यहाँ पर क्या बना, सोडियम नाइट्रेट बना। क्या बना बाबू, सोडियम नाइट्रेट बना। ध्यान से समझिए, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर हमने क्या परिभाषा में देखा, अपने आयनों का आदान प्रदान। तो यहाँ पर देखिए, सोडियम पर प्लस चार्ज, क्लोरीन पर माइनस चार्ज, सिल्वर पर प्लस चार्ज, NO3 पर माइनस चार्ज। अब यहाँ पर देखिए, प्लस वाले किसके साथ अभिक्रिया करेगा, माइनस वाला के साथ, तो Na प्लस में NO3 माइनस में, तो Na प्लस NO3 एक साथ बना। इसके बाद देखिए क्लोरीन माइनस में और यहाँ पर देखिए Ag प्लस में, तो AgCl का अवक्षेप यानी सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ। ठीक है बाबू, आइए नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर, ध्यान दीजिए, सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर यह जो होता है बाबू, ध्यान दीजिए, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड अलग होता है। ठीक है बाबू, तो बेरियम सल्फेट का क्या प्राप्त हो जाता है, अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा। ध्यान दीजिए, ये FeS किसका सूत्र है, फेरस सल्फाइड का। ध्यान दीजिए, जब फेरस सल्फाइड का अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराया जाता है, जब फेरस सल्फाइड का अभिक्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया जाता है तो ध्यान दीजिए, फेरस सल्फेट बनता है और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मुक्त होता है। ध्यान दीजिए, जब फेरस सल्फाइड के साथ H2SO4 का अभिक्रिया कराया जाता है, जब फेरस सल्फाइड के साथ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराया जाता है तो फेरस सल्फेट बनता है और H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मुक्त होता है। ठीक है बाबू, आइए अब देखते हैं चौथा। देखिए कॉपर सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, ध्यान दीजिए बाबू, कॉपर सल्फेट के विलयन में H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप प्राप्त होगा और सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। तो चलिए, तो आपको याद आ गया बाबू, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करेंगे तो कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप प्राप्त होगा और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है बाबू, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बाबू। अब हम आगे क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।